बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम 3 बेगुनाह कैदियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पटियाला सेशन कोर्ट न्यू दिल्ली ने हाल ही में इंडियन मुजाहिदीन के केस से डिस्चार्ज कर दिया। आइए जानते हैं कि वो तीनों कैदी के बारे में क्या झूठा केस पुलिस ने बनाया था। मामला है दिल्ली की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA कोर्ट का। 3 बेगुनाह मुस्लिम कैदी जिनके नाम है मंजर इमाम, अब्दुल वाहिद सिद्दी बप्पा और अरीस खान, इन तीनों को दिल्ली की अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है चार्ज फ्रेम करने से पहले। आप जानते हैं कानून की निगाह में किसी केस में गिरफ्तारी के बाद मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट फाइल होती है और उस चार्जशीट की बुनियाद पे चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं अदालत में और ये देखा जाता है कि क्या गुनाह हुआ और किस मुलजिम ने क्या गुनाह किया और उसके खिलाफ क्या मोटे मोटे तौर पे अदालत में चार्जशीट में पुलिस ने सबूत पेश किए हैं और उन सबूतों को एक सरसरी निगाह देखने के बाद चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं और उसके बाद जो है ट्रायल चलाया जाता है। इस केस में NIA ने 12 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था जिसमें से 3 को डिस्चार्ज मिल चुका है। पुलिस की कहानी यह है कि मुल्क भर में मुख्तलिफ बम ब्लास्ट और मुख्तलिफ टेररिस्ट एक्टिविटी होती रही है। हैदराबाद में, अहमदाबाद में, बम्बई में, बेंगलोर में और अलग अलग जगहों पर, और उन ब्लास्ट के केसेस में बहुत से मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। और इन सारी एक्टिविटीज या इन सारे जराइम को देखने के बाद वजारत दाखिला हिंद ने NIA को हुक्म दिया था कि वो एक FIR दर्ज करे। NIA ने 2012 में इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और यके बाद दीगरे इस केस में 12 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और 17 मुस्लिम नौजवानों को इस केस में एब्सकॉन्ड बताया गया। तफ्तीश की गई और चार्जशीट पेश की गई, इनके खिलाफ ट्रायल चलाने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना यह है कि ये इंडियन मुजाहिदीन के फाल रुकन है। इन्होंने हुकूमत हिंद के खिलाफ साजिश रची, गद्दारी की और जंग करने का मंसूबा किया और भारत के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करना चाहते थे। इन्होंने फॉरेन फंडिंग हासिल की, इन्होंने मुस्लिम यूथ्स को रेडिकलाइज किया और उनको भारत हुकूमत के खिलाफ भड़काया, वर्गलाया। पुलिस का ये भी कहना है कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद ये इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते रहे और पाकिस्तान की मदद से और हिंदुस्तान में मौजूद स्लीपर सेल की मदद से ये टेररिस्ट एक्टिविटीज करते रहे हैं। आप जानते हैं कि पहली बार 2008 में इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आया था और पुलिस ने कहा था कि मुल्क भर में जो एक्टिविटीज हो रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज वो इंडियन मुजाहिदीन कर रही है। 2009 में हुकूमत हिंद ने इंडियन मुजाहिदीन को बैन कर दिया था। पुलिस का ये भी कहना है कि इंडियन मुजाहिदीन ने ये जो सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज की है इसकी वजह इंडियन मुजाहिदीन ये कहती है कि बाबरी मस्जिद की शहादत और गुजरात मुस्लिम कुश फसादात का बदला लेने के लिए इंडियन मुजाहिदीन ने ये सारे बम ब्लास्ट किए हैं। इस केस में NIA ने मुख्तलिफ चार्जशीट्स, सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स फाइल की है 2013 में, 2014 में और उसके बाद भी, और हाल ही में उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम अदालत में करने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि यासीन भटकल ने मुल्क भर का दौरा किया और मुस्लिम नौजवानों को IM के अंदर भर्ती करने का एक प्रोग्राम बनाया। लेकिन कानून ये कहता है कि किसी भी शख्स पर इल्जाम लगाने के बाद उसके खिलाफ सबूत होना चाहिए। मोटे तौर पे सबूत चार्जशीट के अंदर गवाहों की शक्ल में, रिकवरी की शक्ल में, पंचनामों की शक्ल में होना चाहिए, तभी उस पे चार्ज फ्रेम होता है और उसके बाद ट्रायल चलता है। लेकिन इन 3 लोगों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत चार्जशीट के अंदर पुलिस पेश करने में नाकाम रही। अदालत ने लिखा है कि यह बात सही है कि साजिश बहुत ही खुफिया तौर पर होती है जिसका डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन साजिश का इनडायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, तभी जो है किसी पर साजिश के बारे में चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। दिफाई वकीलों का कहना है कि इन मुल्जिमीन के खिलाफ पहले से ही मुल्क की अलग अलग अदालतों में ट्रायल चल रहा है। जो ब्लास्ट अहमदाबाद में और बेंगलोर में और मुख्तलिफ जगह पर हुए हैं, ये मुलजिम कहीं ना कहीं पर पहले से ही मुलजिम बना करके चार्जशीटेड है और इनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। और उसके बाद यही इल्जाम लगाकर NIA ने दिल्ली में एक FIR बनाई और वहां पर भी इनके खिलाफ ट्रायल चलाया जा रहा है। कानून ये कहता है कि किसी भी शख्स पर 2 ट्रायल नहीं चल सकता, किसी भी शख्स को 2 मर्तबा सजा नहीं दी जा सकती। अगर पुलिस ऐसा करती है या कोई अदालत ऐसा करती है
तो कानून इसे कहता है डबल जियोपार्डी, जिसकी इजाजत पूरी दुनिया के कानून में नहीं दी जा सकती या नहीं दी गई है। लेकिन भारत की एनआईए डबल जियोपार्डी करना चाहती थी इन मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ। वो मुख्तलिफ रियासतों में भी इनके खिलाफ ट्रायल चलाकर इनको सख्त से सख्त सजा देना चाहती थी और दिल्ली के अंदर भी इनके खिलाफ ट्रायल चला करके इनको सख्त से सख्त सजा देने की ख्वाहिशमंद थी। अदालत ने कहा है कि डबल जियोपार्डी की बुनियाद पर किसी पर केस 2 मरतबा नहीं चलाया जा सकता। आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी और मुख्तलिफ दफात जो है डबल जियोपार्डी की बात करते हैं, जिसकी मुमानियत है। पुलिस ने मंजर इमाम के खिलाफ ये बात कही है कि वो इंडियन मुजाहिदीन का मेंबर है, वो एक्टिव मेंबर रहा है और इसने इंडियन मुजाहिदीन के मफरूर मुलजिमीन को रांची में पनाह दी है। केरला पुलिस ने 2010 में मंजर इमाम को एक केस में गिरफ्तार किया था, जहां उसको सजा मिल चुकी है और उसी केस की बुनियाद पर एनआईए दिल्ली में ये केस चलाना चाह रही थी। पुलिस का कहना है कि ये पुराना सिमी का मेंबर भी रह चुका है। केरला केस में पुलिस ने मंजर इमाम का इकबालिया बयान रिकॉर्ड किया था और वही इकबालिया बयान दिल्ली की अदालत में भी मंजर इमाम के खिलाफ इस्तेमाल करने की पुलिस ने कोशिश की। दिफाई वकील अबू बकर सब्बाग, जो मंजर इमाम के वकील थे, उनका कहना है कि मंजर इमाम के खिलाफ कोई सबूत अदालत में नहीं पेश किया जा सका जिसे हम ताज़ा सबूत कह सके और मंजर इमाम इंडियन मुजाहिदीन के या सिमी के मेंबर थे, ऐसा कोई सबूत या ऐसा कोई बयान चार्जशीट में मौजूद नहीं है। वकील ने बताया कि केरला केस में मंजर इमाम को गिरफ्तार करके सजा दी जा चुकी है और अहमदाबाद में मुलजिम के खिलाफ ट्रायल चल चुका है, जहां से उसे बाइज्जत बरी किया जा चुका है। जितने भी बयानात मंजर इमाम के खिलाफ अदालत में चार्जशीट की शक्ल में पेश किए गए हैं, किसी बयान में किसी गवाह ने ये नहीं कहा कि मंजर इमाम इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है या उसके लिए काम करता है या उसके लिए फंड रेजिंग करता है। मुलजिम ने इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को पनाह दी या इंडियन मुजाहिदीन के अंदर भर्ती की या इंडियन मुजाहिदीन के लिए एक्टिव रोल अदा किया, ऐसा कोई सबूत या बयान अदालत ने चार्जशीट की शक्ल में पेश नहीं किया। सारी बातों को सुनने के बाद अदालत ने तस्लीम किया कि कोई फ्रेश एविडेंस मंजर इमाम के खिलाफ इस केस में मौजूद नहीं है, इसलिए अदालत ने मंजर इमाम को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। दूसरा नाम आता है अरीस खान का, जिनके ऊपर भी इसी तरह के इल्जामात पुलिस ने लगाए कि वो इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर है, एक्टिव मेंबर है, उसके लिए काम करते हैं, मुल्क के खिलाफ गद्दारी करते हैं, मुल्क के खिलाफ जंग करते हैं वगैरह वगैरह। पुलिस का कहना है कि ये बटला हाउस इनकाउंटर के वक्त गिरफ्तार किए गए थे और उनको उस केस के अंदर प्रोसिक्यूट किया और वहां पर उनको सजा भी मिल चुकी है। पुलिस का कहना है कि ये शख्स वाराणसी यूपी की अदालतों में होने वाले बम ब्लास्ट और जयपुर में होने वाले बम ब्लास्ट केसेस के अंदर भी मुलजिम बनाया गया है। इनके खिलाफ केस साबित करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों से पुलिस के बयानात या पुलिस वालों को बुलाया गया था, लेकिन पुलिस के अलावा आम शहरी का बयान नहीं था और ये साबित नहीं होता कि वो इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर है और उनके खिलाफ कोई फ्रेश एविडेंस दिल्ली की अदालत में पेश नहीं किया जा सका। तमाम सबूतों को और गवाहों को, तमाम बातों को सुनने के बाद, तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने और अरीस खान को भी इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। तीसरे मुलजिम है अब्दुल वाहिद सिद्दी बप्पा, जिनके बारे में इसी तरह के इल्जामात पुलिस ने लगाए कि वो इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर है और वो फंड रेजिंग करते हैं। वो कुछ अरसे गल्फ कंट्री में भी रह चुके हैं। वहां एक मीटिंग हुई और उसमें इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने शिरकत की और भारत के खिलाफ इन्होंने साजिश रची। पुलिस का कहना है कि गल्फ कंट्री के अंदर जो मीटिंग हुई है उसमें अब्दुल वाहिद को अहम रोल दिया गया था और फंड रेजिंग के लिए कहा गया था। दिफाई वकीलों का कहना है कि अब्दुल वाहिद पर तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। सबूत के नाम पर कोई भी चीज अदालत में नहीं पेश की जा सकी है और मज़हका खेज तौर पर ऐसे स्टेटमेंट और ऐसे पंचनामे पेश किए गए हैं जिसे कानून काबिल कबूल नहीं समझता। मसलन ऐसा पंचनामा पेश किया है गूगल अर्थ की मदद से। मुलजिम ये बताता है कि मैंने शारजाह में बैठ करके फला लोगों के साथ मिलकर इस बिल्डिंग में और इस फ्लैट में जो है साजिशी मीटिंग की थी और उस गूगल अर्थ को देखने के बाद वो पंचनामा बनाया गया और अदालत में पेश किया गया। दूसरा पंचनामा फोटो आइडेंटिफिकेशन का है, यानी 20 फोटोज पुलिस ने अब्दुल वाहिद को दिखाए और उसको वो शनाख्त करता है और वो कहता है 10 फोटो को पहचान करके कि ये लोग शारजाह के फ्लैट में जो मीटिंग हुई थी इंडियन मुजाहिदीन की उसमें शामिल थे। दिफाई वकीलों का कहना है कि दोनों ही पंचनामे कानून की निगाह में कोई वैल्यू नहीं रखते, इसलिए इनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये दोनों पंचनामे पुलिस कस्टडी के दौरान बनाए गए थे
جس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ دفاعی وکیلوں نے کہا کہ کوئی بھی فوٹو ملزم کے کہنے پر برآمد نہیں ہوا ہے، بلکہ پولیس نے وہ فوٹو لے کر آئی تھی۔ وہ فوٹو کہاں سے لائی تھی پولیس ہی بہتر جانتی ہے۔ پولیس نے 2 لوگوں کے بیانات کو عبدالواحد کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ گلف کنٹری میں رہ کر حوالہ کے ذریعے ٹرانزیکشن کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ حوالہ کے ذریعے پیسے جو بھیجے جاتے ہیں وہ انڈین مجاہدین کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ عبدالواحد گلف کنٹری سے اپنی بیوی کو پیسے بھیجا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو گلف کنٹری میں کمانے کے لیے جاتا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو پیسے بھیجتا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ انڈین مجاہدین کا پیسہ تھا اور انڈین مجاہدین کے کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پولیس نے 2 لوگوں کے چیٹ بھی عدالت میں پیش کیے، جس میں کہا گیا ہے کہ خان حوالہ کے ذریعے انڈین مجاہدین کو پیسے بھیجے گا، اور پولیس نے یہ کہا ہے کہ جو خان ہے وہی عبدالواحد صدی بپا عرف خان ہے، اس لیے اس کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں خان ایک سرنیم ہے اور مسلمانوں کے اندر کامن ہے، اور اس کی بنیاد پر کسی کو ملزم نہیں بنایا جا سکتا۔ پچھلے 11 سالوں سے تینوں ملزمین اس کیس کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ ابھی حال ہی میں چارج فریم کرتے وقت ان تینوں کے خلاف چارج فریم نہیں ہوا، اس لیے عدالت نے حکم دیا ہے کہ اگر یہ دوسرے کیسز میں مطلوب نہیں ہے تو انہیں فی الفور جیل سے رہا کیا جائے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ NIA جیسی قومی تفتیشی ایجنسی جسے بہت ہی معتبر کام کرنا چاہیے یا جسے بہت ہی اچھے انداز سے انویسٹیگیشن کرنا چاہیے، وہ وزارت داخلہ کے حکم پر اس طرح کی FIR کر کے مسلمانوں کو جو پہلے سے دوسرے کیسز میں پھنسائے ہے یا قید ہے ان کو گرفتار کر کے کیس چلانے کی کوشش کرتی ہے، اور 10-10 11-11 سال ان کو قید میں رکھا جاتا ہے، ان کے خلاف چارج فریم نہیں ہوتی، ٹرائل نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے بہت زیادہ انجسٹس ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ شکریہ۔